जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 1 के पार्ट 1 में सामान्य अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आपको जो क्वेश्चन होंगे उसमें 55% क्वेश्चन रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होंगे। 25% रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का मीन्स फैक्चुअल, यानी जो आप रट लेते हैं कुछ तथ्य, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग कहलाते हैं। इसका मीनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 55% होंगे। एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन मीन्स आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको आप अपने रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, उस पर बेस्ड 25% क्वेश्चन होंगे। क्रिएटिव यानी सृजनात्मक, क्रिटिकल मीन्स आलोचनात्मक, हाई ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड 20% क्वेश्चन होंगे। चूँकि परीक्षा का ये स्वरूप आपके लिए नया है, एक एक अध्याय में से कम 100 और अधिक से अधिक 300 क्वेश्चन बनाए जाना है। यानी बुक की एक एक लाइन आपको समझ में आना चाहिए। इसी दृष्टि से आपको बुक को समझाने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आप क्वेश्चन के आंसर को दे सकें। लेसन फर्स्ट का 1.1 पार्ट है सामान्य अर्थव्यवस्था। किसी भी समाज के विषय में सोचिए। अभी मैं जो भी कुछ कहूँगी आपको विजुअलाइज करना है, सुनना है, और आंखें बंद करके, या तो मैं चित्र दिखाऊंगी उसे देखेंगे, और अगर नहीं दिखाती हैं तो आपको उसकी इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करना है। समाज के लोगों को खाना, वस्त्र, घर, सड़क व रेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिदिन के जीवन में आवश्यकता होती है। यानी इस पॉइंट में आपको बताया है कि दिन प्रतिदिन में आपको कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये वस्तुएं हैं, इनमें से कई वस्तुओं की आपको आवश्यकता होती है और कई सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। वस्तुओं या सेवाओं की आवश्यकता होती है, उनकी सूची इतनी लंबी है कि मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं हैं जिनकी उसे आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना चाहता है, उनमें से कुछ ही उपलब्ध होती हैं। यानी आप इतनी सारी वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं, परंतु इनमें से आपको कुछ ही वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। कहानी जैसी है, इसको आप समझते चलिए। इसमें जो फैक्ट होंगे वो मैं लास्ट में पॉइंट के सारे फैक्ट, जैसे अंडरलाइन है, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, इनकी सूची लंबी होती है। तो इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा इस लाइन में से कि मनुष्य की आवश्यकता कैसी होती है। तो लंबी नहीं होती बल्कि असीमित होती है। आगे देखते हैं। एक कृषक परिवार के पास भूमि का टुकड़ा, थोड़ा अनाज, कृषि का उपकरण, शायद एक जोड़ी बैल परिवार के सदस्यों की श्रम सेवा हो सकती है। कृषक के पास यही चीज़ें होंगी। एक बुनकर के पास धागा, कपास बुनने के काम में आने वाले उपकरण होंगे। स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका के पास छात्रों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कौशल होता है। हो सकता है कि समाज में कुछ अन्य व्यक्तियों के पास अपने श्रम के सिवाय कोई भी संसाधन उपलब्ध ना हो। इसका मतलब है कि ये सारे एग्जाम्पल आपको इसलिए बताए गए हैं कि हर व्यक्ति के पास धन अर्जन करने के लिए कुछ ना कुछ संसाधन होते हैं। या तो जैसे किसी के पास हो सकता है कि भूमि हो, जिससे कि वह धन अर्जित करेगा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और किसी के पास कोई स्किल हो, जैसे टीचर पढ़ाकर धन अर्जित करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इनमें से हर एक निर्णायक इकाई मीन्स चाहे उत्पादक हो, उपभोक्ता हो, ये सब क्या कहलाएंगी? निर्णायक इकाई। हर व्यक्ति निर्णायक इकाई है। हर निर्णायक इकाई अपने पास उपलब्ध संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है। मतलब आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है, संसाधन जैसे कृषक के पास भूमि है, बुनकर के पास बुनने का सामान है ना, तो वो उसके क्या हो जाएंगे? संसाधन। तो हर निर्णायक इकाई के पास संसाधनों को उपयोग में लाकर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन
कर सकती है। हमारे जिसके पास जो संसाधन होता है वह उसका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है तथा अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग अन्य ऐसी अन्य वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकती है। यानी जैसे मान लीजिए भूमि है और आपने गेहूं का उत्पादन किया, कुछ का तो आप उपभोग कर लेंगे, कुछ को बेचकर आप अपनी अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीद लेंगे जिनकी कि आपको आवश्यकता है। उदाहरण के लिए कृषक अनाज का उत्पादन करने के बाद उसके एक अंश का उपयोग उपभोग के लिए और बाकी का वो बेच सकता है। तो इस पूरे पॉइंट में आपको जो याद करने वाली चीज़ है वो आप समझिए। पहला तो आवश्यकताएं कैसी होती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो आवश्यकताएं अनंत होती हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति किससे की जाती है, संसाधनों से। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। बस इतना आपको इस पॉइंट में से याद रखना है। आवश्यकताएं असीमित होती हैं और वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग करने के लिए प्रयोग करने के लिए हर जो उत्पादन का साधन होता है उसके पास क्या होते हैं, कुछ ना कुछ संसाधन होते हैं। एक बार और देखते हैं इस पॉइंट में हमने क्या देखा कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं और उसके पास जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उनसे वह इन असीमित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता बल्कि इनमें से कुछ ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। अब ये संसाधन जैसे कृषक के पास संसाधन क्या है, बैल है और हल है ना। तो सभी ये उत्पादन के सेक्टर दिए हुए हैं, सबके पास अलग अलग संसाधन होते हैं और इन संसाधनों का प्रयोग करके आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। अगला पॉइंट है मतलब इसी पॉइंट में लास्ट में कुछ टर्म दिए हुए हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो इन टर्म को बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला टर्म है वस्तुएं किसे कहते हैं, भौतिक मूर्त वस्तुओं जिनका उपयोग लोगों की इच्छा और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किया जाने से है। मतलब वस्तु हम किसे कहेंगे, जो भौतिक हो मूर्त हो। भौतिक और मूर्त, देखिए आपने मूर्ति देखी है ना, उसे हम छू सकते हैं। तो वस्तुएं क्या होती हैं, जो भौतिक होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। ठीक, भौतिक मूर्त वस्तुएं जिनका उपयोग लोगों की इच्छा और आवश्यकता की संतुष्टि के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। वस्तु हम किसे कहते हैं, ये वस्तुएं हो गई, इन्हें हम छू सकते हैं। भौतिक और मूर्त वस्तुएं जो कि इच्छा और आवश्यकता की संतुष्टि करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। अब यहीं आप सेवा की भी परिभाषा याद कर लें, केवल वस्तु में से हटा दें, वस्तु को हटा दें, परिभाषा आपकी यही रहेगी। जो वस्तु की परिभाषा है उसी को आप सेवा की परिभाषा में परिवर्तित करेंगे। देखिए सेवा जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जैसे टीचर आपको पढ़ा रही हैं तो टीचर तो दिख रहे लेकिन उनकी सेवा नहीं दिख रही ना। तो आपने डॉक्टर की सेवा ली, इंजीनियर की सेवा ली, तो ये सेवाएं हैं। अब सेवा की परिभाषा आप कैसे बनाएंगे, आपने वस्तु की परिभाषा तो याद कर ली, इसी से सेवा की परिभाषा बन जाएगी। भौतिक तो होती नहीं है सेवा, तो क्या हो जाएगी, अभौतिक, मूर्त नहीं होती है, सेवा को हम देख नहीं सकते तो अमूर्त। और वस्तु की जगह आप क्या लिख देंगे, सेवा। अभौतिक अमूर्त सेवाओं, मतलब सेवाओं से अभिप्राय अभौतिक अमूर्त सेवाओं से है जिनसे कि व्यक्तियों की आवश्यकता संतुष्ट होती है। वस्तुओं का अर्थ क्या हुआ, वस्तुओं का अर्थ उन भौतिक मूर्त वस्तुओं से है जिनसे कि व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। और सेवाओं का अर्थ किससे है, अभौतिक और अमूर्त सेवाओं से है जिससे कि लोगों की इच्छा और आवश्यकता की संतुष्टि होती है। एक साथ अब ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, क्या वस्तुएं और सेवाएं एक सी होती हैं, तो आप लिखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं में भेद पाया जाता है, वस्तुएं और सेवाएं एक जैसी नहीं होती। अब सेवाओं की परिभाषा आपने याद कर ली, उसका उदाहरण है आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि चिकित्सक और अध्यापक का कार्य क्या है, तो ये क्या है, सेवा कार्य है। अब व्यक्ति क्या होता है, तो निर्णय लेने में सक्षम इकाई, जो भी इकाई निर्णय ले सकती है उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। अर्थशास्त्र में निर्णय लेने में सक्षम इकाई कोई एक अकेला व्यक्ति, परिवार, समूह, फर्म या अन्य कोई संगठन हो सकता है। यानी व्यक्ति जो है
वो किसी भी व्यक्ति, परिवार, फर्म को माना जा सकता है जो निर्णय लेने में सक्षम हो। अब संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन से अभिप्राय उन वस्तुओं और सेवाओं से है जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। संसाधन यानी जिनकी सहायता से हम उत्पादन करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का, जैसे भूमि, श्रम, औजार, मशीन, ये सब क्या हैं? संसाधन, क्योंकि इनकी सहायता से हम उत्पादन कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। वस्तु का अर्थ, सेवा का अर्थ, वस्तुओं और सेवाओं में क्या भेद होता है, व्यक्ति का अर्थ और संसाधन का अर्थ। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि वस्तुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? भौतिक और मूर्त होती हैं, जिससे कि मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। सेवाएं क्या होती हैं? जो डॉक्टर, इंजीनियर आदि जो भी कार्य करते हैं वो सेवाएं होती हैं। तो ये अभौतिक अमूर्त होती हैं, जिनसे कि अभौतिक अमूर्त सेवाएं वे सेवाएं अभौतिक और अमूर्त होती हैं, जिनसे कि व्यक्तियों की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। अब व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति, अब संसाधन था, उसमें संसाधन क्या होता है? संसाधन जिसके द्वारा उत्पादन किया जा सके वस्तुओं और सेवाओं का। जैसे गाय संसाधन है क्योंकि इससे दूध का उत्पादन होगा, है ना। भूमि संसाधन है क्योंकि इससे फसल का उत्पादन होगा। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो भी वस्तुएं उपयोग में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संसाधन। और व्यक्ति किसे कहते हैं? निर्णायक इकाई। यह कोई भी व्यक्ति, परिवार, फर्म सभी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब ये आपका अगला पॉइंट है। ये पिछले पॉइंट के आगे है, इसलिए आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बीच में से है। ये जो बोल्ड लेटर में ऊपर लिखा हुआ है ये इस पूरे पॉइंट का सार है। तो पहले हम ये पॉइंट को पढ़ते हैं, फिर इसका सार देखेंगे। कर के वस्त्र, आवास तथा विभिन्न सेवाएं प्राप्त करते हैं। आगे ये था कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग करके विभिन्न सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार बुनकर सूत के धागे जो वस्त्र बनाता है उनका विनिमय करके आवश्यकता अनुसार वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त कर सकता। बुनकर भी अपने बुने हुए वस्त्र से को बेचकर अन्य वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती हैं और जो धन प्राप्त होता है उसका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है। मजदूर भी इसी प्रकार धन कमाता और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ तक आपको उदाहरण दिया है, तो इसमें कुछ रटना नहीं है, केवल ये समझना है कि हर व्यक्ति जो है अपने पास जो संसाधन होते हैं उनका प्रयोग करके धन को कमाता और आवश्यकता की संतुष्टि करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। अतः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती हैं उसकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते। यानी हमारी आवश्यकताएं तो अधिक होती हैं, लेकिन उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास संसाधन यानी धन जो है, जो भी उत्पादन के साधन हैं वो असीमित नहीं होते। कृषक परिवार जितना अनाज पैदा करता है उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण अनाज के बदले विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा वह प्राप्त करता है वह सीमित है। कृषक ने जो भी उत्पादन किया उसे बेचकर जो भी उसे पैसा मिला वो क्या है? सीमित है, और उससे वह सीमित ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसलिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से चयन करने के लिए बाध्य होता है। तो चयन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं जो हैं असीमित हैं और हम पूर्ति के साधन जो हैं वो सीमित हैं। वह अन्य वस्तुओं और सेवाओं का त्याग करके ही वांछित वस्तुओं और सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि एक परिवार बड़ा घर लेना चाहता है तो उसे कुछ और एकड़ खेती योग्य ज़मीन खरीदने के लिए विचार को त्याग करना पड़ेगा। यदि वह बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा चाहिए तो वह जीवन में कुछ विलासिता को त्यागना होगा। समाज में अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में यही बात लागू होती है। सभी को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। आपकी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हैं और आपके पास धन जो है वो लिमिटेड है, यानी उसकी कमी का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक को
अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इतना सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें से हमें याद क्या करना है। ऊपर देखिए, आपको बोल्ड लेटर में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं। संतुष्टि के साधन, जैसे आप स्कूल आते हो तो आपको जुलाई में ड्रेस चाहिए, बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, तो आवश्यकताएं असीमित हैं। संतुष्टि के साधन सीमित होते हैं। आपके पास पैसे क्या हैं? सीमित हैं। आप मान लीजिए सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर सकते, तो आप चयन करेंगे कि बैग हम पुराना चला लेंगे लेकिन बुक नहीं चाहिए है ना। और यदि आप सही चयन कर लेते हैं तो उससे आपके साधनों का उत्कृष्ट प्रयोग हो पाएगा। तो ये ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा है, ये आपको रटना है कि आवश्यकताएं असीमित होती हैं, उसके संतुष्टि के साधन सीमित हैं, इसलिए चयन की आवश्यकता होती है। और चयन अच्छे तरीके से किया जाए तो साधनों का उत्कृष्ट प्रयोग करना संभव होता है। इस पॉइंट का सार ये है, इस पिक्चर में बताया गया है कि एक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, उसकी संतुष्टि के साधन यानी धन क्या है? सीमित है। इसलिए व्यक्ति को चयन की आवश्यकता होती है कि किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाए और किन्हें छोड़ा जाए। और यदि वह सही चयन कर लेता है तो साधनों का उत्कृष्ट प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ है, सामान्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु सेवा के उत्पादन में संलग्न है। आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करता है तथा उसे ऐसी कुछ वस्तुओं और सेवाओं के संयोजन की आवश्यकता होती है जिससे कि उसके द्वारा उत्पादित नहीं की जाती। यदि कृषक गेहूं का उत्पादन करता है और उसे दूध चाहिए तो उसे गेहूं बेचकर दूध खरीदना होगा। यानी हर व्यक्ति हर वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकता। यह कहना अनावश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच संगतता होनी चाहिए। संगतता का मतलब है कि आपने, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी समाज में जितनी आवश्यकता है उतना ही उत्पादन हो। अगर दोनों बराबर होंगे तो संगत होंगे। चूँकि समाज में आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं और उत्पादन उसके अनुरूप नहीं होता, इसलिए संगतता नहीं होती। कभी तो उत्पादन ज़्यादा हो जाता है और कभी उत्पादन क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ उसके सबके उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, उसी प्रकार समाज के लोगों की सामूहिक आवश्यकता की तुलना में भी समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी होती है। जैसे एक आपके पास जितने पैसे हैं उससे आप सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, वैसे ही समाज के पास जितने संसाधन हैं उससे सभी समाज के सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं है। तो इसमें से आपको ये क्वेश्चन आएगा कि क्या समाज अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है? तो नहीं कर सकता। केवल जितने संसाधन उपलब्ध हैं उतनी ही आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लोगों की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिधान विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि सीमित संसाधनों का विनिधान किस प्रकार किया जाता है, विनिधान मतलब उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो लोगों की पसंद और नापसंद। यदि मान लीजिए कि हमारे देश में गेहूँ पसंद है तो गेहूँ का ही उत्पादन किया जाएगा। तो पसंद जो चीज़ हमारे देश में नहीं खाई जाती उसका उत्पादन नहीं किया जाएगा। तो वस्तुओं और सेवाओं का विनिधान किसके द्वारा किया जाता है, या जो हमारे पास सीमित संसाधन है उनका विनिधान विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किस प्रकार किया जाता है? लोगों की पसंद और नापसंद के अनुसार। अब संसाधनों का विनिधान आपके लिए नया वर्ड होगा। इसका मतलब है किसी संसाधन की कितनी मात्रा का उपयोग मात्र प्रत्येक वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब हमारे संसाधनों का विनिधान का मतलब है कि आपके पास जो संसाधन है उसका उपयोग आप कोई वस्तु या सेवा को बनाने के लिए किस मात्रा में उसका उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संसाधनों का विनिधान।
तो इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आएंगे वो आप देख लीजिए। एक तो क्या किसी समाज की सामूहिक आवश्यकता और उत्पादन में संगतता होना चाहिए? तो ये असत्य, संगतता होना ज़रूरी नहीं है। संगतता होना तो चाहिए लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में संगतता हो। फिर है दूसरा आपका कि सीमित संसाधनों का विनिधान किस आधार पर किया जाता है? तो लोगों की पसंद और नापसंद के आधार पर। संसाधनों के विनिधान का क्या अर्थ है? किसी संसाधन की जितनी मात्रा का उपयोग प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन का विनिधान। अब इसे हम देख लेते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि जिस प्रकार व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं उसी प्रकार समाज की आवश्यकताएं भी क्या होती हैं? असीमित होती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधन सीमित होते हैं उसी प्रकार समाज के पास भी संसाधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। अगला पॉइंट है समाज के संसाधनों का किस रूप समाज के संसाधनों का किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। यानी हम संसाधनों का जिस रूप में प्रयोग करते हैं उससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। यदि हमारे पास श्रम है उसे हम कृषि में लगा दें तो खेती हो जाएगी और फैक्ट्री में लगा दें तो वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो जिस प्रकार हम संसाधनों का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच वितरित करना होता है। जो भी हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं वो समाज में सभी व्यक्तियों के बीच में वितरित हो जाती है। समाज के सामने, ये पूरी समाज की बात हो रही कि पूरा समाज जिन वस्तुओं का उत्पादन करेगा वो समाज के मध्य वितरित हो जाएगा। समाज के सामने सीमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये दो मूल आर्थिक समस्या। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि मूल आर्थिक समस्याएं क्या हैं। पहला तो कि जो हमारे पास संसाधन हैं उनका हम किसी वस्तु के उत्पादन में किस मात्रा में प्रयोग करें। यानी मान लीजिए आपके पास भूमि है तो आप उस पर खेती करें या फैक्ट्री डालें। तो ये संसाधनों का विनिधान किस प्रकार करें, ये पहली समस्या हो गई। और दूसरा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, मतलब जो वस्तुएं और सेवाएं आपने संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन तो कर लिया लेकिन इसका वितरण किस प्रकार समाज के मध्य होगा, ये दूसरी आर्थिक समस्या है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या देखा कि जो भी उत्पादन के दो आर्थिक समस्याएं होती हैं। पहला तो कि उत्पादन के संसाधनों का विनिधान, यानी हम खेती में प्रयोग करें या उद्योग में प्रयोग करें संसाधनों का। और दूसरा क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, जो भी अंतिम उत्पादन हुआ उसको समाज के मध्य वितरित करना। ओके, थैंक यू।